रूस के कैपिटल सिटी मॉस्को में एक बहुत ही हौलनाक हमला हुआ है और रूस उसके ताने बाने ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रूस कड़ियां मिला रहा है कि किस कंट्री का हाथ था इस हमले के पीछे और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इनको कुछ कामयाबी भी मिली है और कुछ हमलावरों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है। कुछ मुश्तबा लोगों को इस हवाले से 11 अफराद को रूस ने पकड़ा है। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये सारा मामला किस तरफ आगे जा सकता है, किन किन ममालिक के नाम आ रहे हैं और रूस अब क्या करने जा रहा है, इस हमले के पूरे रीजन पर और दुनिया पर क्या असरात पड़ेंगे। इसमें यूक्रेन का नाम आ रहा है, इसमें ताजिकिस्तान का नाम आ रहा है और ऑब्वियसली अमेरिका का भी इसमें एक रोल है इन पूरी चीज़ों को डिफ़ाइन करने में। और इसमें दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। रूस ने इस हवाले से तकरीबन 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और इसमें से रूस क्लेम कर रहा है कि 4 लोग वो हैं जो एक्चुअल गनमैन थे जिन्होंने ये फायरिंग की मॉस्को के एक क्लब में। और वहाँ पर बहुत से लोग थे, तकरीबन 6000 लोगों की गुंजाइश है उस जगह पर और उस वक़्त भी हज़ारों के करीब लोग मौजूद थे कॉन्सर्ट में और बड़ा उनका एक ज़बरदस्त बैंड वो परफॉर्म कर रहा था और गनमैन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसमें औरतें, बच्चे और पता नहीं कितने लोग इसमें मारे गए। इस वक्त जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं 120 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और 200 से ज़ायद बंदा ज़ख्मी हैं। इन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोसिव्स भी लगाए हुए थे, इन्होंने उनको भी उड़ाया और ऊपर वाला पूरा पोर्शन जल गया उस क्लब का। और अब हम देख रहे हैं कि मॉस्को में एक एमरजेंसी की कैफियत है और जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस, इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स ये सब इस वक्त कैंसिल हो चुके हैं और एक कर्फ्यू टाइप सूरत हाल है। और पुतिन ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और रशिया अब कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि किसने ये हमला किया है। अभी इब्तदाई जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दाइश ने कबूल किया है। ये भी हम आगे देखेंगे कि क्या इनकी टसल है दाइश के साथ। दाइश ने कहा है कि हमने ये हमला इसको एग्जीक्यूट किया है लेकिन अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इस हमले की बात करें तो 20 सालों में रूस की तारीख का सबसे डेडलीस्ट अटैक हुआ है ये और जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है। और ये हमें इस वक्त ये एनालाइज़ करना होगा, ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है इसको समझते हुए कि ये रशिया यूक्रेन जंग के दौरान हुआ है ये हमला। और ये हमला तब हुआ है जब पुतिन अभी दोबारा सदर बने हैं। अभी एक हफ़्ता पहले इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिसमें पुतिन को तकरीबन 83 से 85% वोट्स मिले हैं और वो एक दफ़ा दोबारा मुंतखब हुए हैं। और रूस के जो अपोजिशन लीडर हैं, एक बहुत ही मशहूर इनके लीडर थे यंग अलेक्जे नेवल्नी, उनकी भी हलाकत हुई थी हिरासत के दौरान। तो रूस में काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, एक तरफ जंग हो रही है, अपोजिशन लीडर का मरना, फिर पुतिन का दोबारा सदर बनना और अब ये एक डेडली अटैक जिसने बहुत से लोगों की जानें ली हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं और किन किन ममालिक को लगाने जा रहे हैं और क्या इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी जो FSB है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, उन्होंने कहा है कि हमने जो चारों दहशतगर्द थे, जो 4 हमलावर थे, जो गनमैन थे, जो भाग रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया है भागते हुए। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे जब हमने इनको पकड़ा है और इनके यूक्रेन के अंदर कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब ये कुछ लोगों से राब्ते में थे यूक्रेन के अंदर और अब इनको मॉस्को में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्रेमलिन यानी पुतिन के ऑफिस को बताया है कि हमने इन सारे दहशतगर्दों को पकड़ लिया है और अब हम इनकी जो आइडेंटिटी है उसको मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब अब हिरासत में हैं रूस की फोर्सेस के। अब रशियन ऑफिशियल्स ने जो डिटेल्स दी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जब हमलावरों ने अपनी कार्रवाई कंप्लीट कर ली तो ये एक रेनॉ व्हीकल में फ़रार हुए थे, बड़ा एक टॉप ब्रांड है। अब ये नहीं पता कि ये उस गाड़ी में आए थे ये या बाहर से इन्होंने कोई गाड़ी चोरी किया और उस पर ये फ़रार हुए थे। उसके बाद ये ब्रांक्स एक रीजन है रूस के अंदर जो मॉस्को से तकरीबन 340 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये इतना दूर भाग गए थे साउथ वेस्ट ऑफ मॉस्को, यानी साउथ वेस्ट यानी मॉस्को के अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो ये यूक्रेन की तरफ इलाका बनता है। तो ये रशियन फोर्सेस यही कह रही हैं कि ये यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। तो 340 किलोमीटर्स इस व्हीकल में ये भाग चुके थे फ्राइडे नाइट को और एक नाके पर इनको रोकने की कोशिश की गई जब ये नहीं रुके
और उसके बाद बड़ा एक ड्रामाई सीन हुआ जब ये भागे हैं नाके को डिच करके, तो उसका पीछा किया गया उस कार का रशियन फोर्सेस की जानिब से, और वो पीछा करते हुए जो 2 हमलावर थे उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और जो 2 थे बाकी वो जंगल में छुप गए, वो भाग गए जंगल की तरफ। और बाद में शदीद सर्च ऑपरेशन के बाद एक बड़ा इंटेंस सर्च ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद वो जो बाकी 2 हमलावर थे उनको भी पकड़ लिया गया है। और रशिया कह रहा है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने 4 हमलावरों को पकड़ लिया है। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इनसे एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक मैगज़ीन, एक असॉल्ट राइफल की मैगज़ीन और पासपोर्ट्स इनके बरामद हुए हैं ताजिकिस्तान के। ये गाड़ी से ये सारी चीज़ें मिली हैं। ताजिकिस्तान हम सबको पता है एक सेंट्रल एशियन स्टेट है जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। अब इनकी मिनिस्ट्री ने कहा है, इनके फॉरेन ऑफिस के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने गाली देते हुए कहा है कि अब हमें पता चला है कि ये किस तरफ जाना चाह रहे थे और ये कौन सी आइडेंटिटी को हासिल करना चाह रहे थे, फेक या रियल जो भी है। मतलब क्या इनके प्लान थे कि यूक्रेन की तरफ जा रहे थे और ताजिक शहरियत को ये शो करना चाह रहे थे कि ये ताजिकिस्तान के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि नाउ वी नो इन विच कंट्री दीज बैंडिट्स प्लान टू हाइड फ्रॉम परसूट। और इसके अलावा एक और रशियन टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि इसमें अगर यूक्रेन मुलविस हुआ तो हम इनको मैदान जंग में सबक सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे कि असल लड़ाई क्या होती है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने जो सारे इल्ज़ामात हैं उनको रद्द कर दिया। यूक्रेन ने कहा हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और यूक्रेन ने भी यही बात की है कि जो भी होगा वो मैदान जंग में होगा। हम इस तरह के कोवर्ट या दहशतगर्दी के हमले करवाने के हक में नहीं है, हम मैदान जंग में लड़ेंगे, हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही हौलनाक हमला था रूस के इस क्लब में। इसमें हमलावरों ने फायरिंग की, उसके बाद इन्होंने आग लगाई उस जगह को, इन्होंने वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया, और अब हमने देखा कि पूरा वो जो इनका अपर पोर्शन था उसको आग लग गई और बहुत से मासूम लोग इसमें मारे गए। ये मॉस्को का क्रॉकस सिटी हॉल था जहाँ पर बहुत से लोग ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह एंजॉय करने आते हैं। और ये जो हमलावर थे इन्होंने कैमोफ्लाज वर्दियों का इस्तेमाल किया था। 5 हमलावर थे जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। अब जहाँ यूक्रेन ने डिनाई किया है रशियन इल्ज़ामात को कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं इन हमलों से, अमेरिका भी मैदान में आ गया, और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि हम पहले से ही रूस को ये इतला दे चुके थे कि दाइश आप पर एक हमला करने वाली है, और रूस ने भी इसका बड़ा गुस्से से रिस्पांस दिया कि मतलब आपको इतनी जल्दी सारी मालूमात का कैसे पता चल गया, पहले तहकीकात तो करने दो। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका ने भी ऑब्वियसली यूक्रेन का साथ दिया, यूक्रेन उनका बच्चा है, उनका यूक्रेन का हमें इसमें कोई हाथ नज़र नहीं आता। इसमें दाइश इन्वॉल्व है जो कि इन हमलों में जिन्होंने ये हमले किए हैं, और हमने रूस को पहले ही बता दिया था, और रूस ने हमारी जो वार्निंग्स हैं उनको सीरियस नहीं लिया। पुतिन के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये जो हमला हुआ है मॉस्को सिटी में, ये क्रेमलिन से सिर्फ 20 किलोमीटर्स की दूरी पर था। यानी जो रशियन प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, यानी जहाँ पर पुतिन बैठते हैं, वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर्स की दूरी पर था। और इस हमले से पहले जो रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने दाइश खुरासान के एक नेटवर्क को बेनकाब किया है जो रूस में हमला करना चाहते थे। दाइश खुरासान जो कि अफ़गानिस्तान में एक्टिव है, और जिसको पाकिस्तान को भी उससे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, और इवन जो अफ़गान तालिबान का रजीम है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। और 2021 में जब पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स यहाँ से निकल रहे थे तो एयरपोर्ट पर जो हमले किए थे वो भी दाइश खुरासान ने ही किए थे, जो कि पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह में एक्टिव है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी, और ईरान में भी वो कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। अब ये पूरे मसले में जियोपॉलिटिक्स भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है। हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि सीरिया एक ऐसा बैटलफील्ड था जहां पर क्लियरली ग्रुप्स डिफाइन हो गए थे। बशारुल असद की मदद करने को आए थे पुतिन, और पुतिन ने अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, अपने जो मर्सनरीज़ हैं, ये वैगनर ग्रुप वगैरह, ये इनकी मदद को भेजे थे। और जो बशारुल असद का मेन एनिमी प्रॉक्सी ग्रुप था वो कौन था? वो भी दाइश थी। और दाइश हमें पता है, इनका दाइश की जो एंटिसिपेशन है, जो इनकी बुनियाद रखी गई थी
वो इराक के इलाके से रखी गई थी और इनका यही था, ये जो दाइश इनको कहा जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, मतलब ये यहाँ से इन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था जब यूएस ने एक बड़ा जालिमाना इक़दाम किया था 2003 में, जो इन्वेजन की थी, इराक को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। और 2010-11 की अरब स्प्रिंग के बाद बहुत से अरब ममालिक में जो क्यास आया था, ये इजिप्ट और सीरिया वगैरह में, तो इन्होंने इनको एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिली थी कि ये यहाँ पर अपनी इजारादारी कायम कर सकें। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, कई लोग कहते हैं इनको इज़राइल की सपोर्ट हासिल है। ये हमें क्लियरली पता है कि दाइश इस वक्त बशारुल असद की दुश्मन है और ईरानियन रजीम की ये सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सीरिया, ईरान और पुतिन यानी रशिया, सीरिया, ईरान और रशिया मिलकर दाइश के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत से ऑपरेशंस किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा सीरिया के अंदर, और बशारुल असद की गवर्नमेंट को बचाया हुआ है पुतिन ने। और बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ कौन काम कर रहा था? ये अमेरिका वगैरह और इवन सऊदिया ने तो खैर अब दोस्ती कर ली है, काफ़ी हद तक मामलात को सेट कर लिया, लेकिन ये जो अमेरिका, इज़राइल और फिर कुछ लोग कहते हैं ये जो दाइश इनके मुखालिफ कैंप में थी बशारुल असद के, तो इसका मतलब है कि वो अमेरिका से सपोर्ट ले रही थी। ये बहुत सी थ्योरीज़ हैं और इसमें बहुत से ऐसे कुछ एनालिस्ट ऐसी बात करते हैं कि इस पूरे रीजन में अमेरिका ने कुछ जगहों पर सपोर्ट किया हुआ है, अपने मफादात के लिए दाइश के कुछ सेक्शंस को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेटिजिकली वो उनके साथ अलाइन करते हैं बहुत से इंटरेस्ट में। तो ये एक रीज़न हो सकती है और इसलिए अब दाइश आजकल रूस के पीछे पड़ चुकी है। पिछले दिनों इन्होंने ईरान के अंदर बड़ा खौफनाक धमाका किया था। इसके अलावा ये तालिबान अफ़गान रजीम, वो उनसे भी नहीं इनकी बनती। और आप देख लें कि ये जो सारे मुल्क जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, वहाँ पर दाइश की भी उनसे नहीं बनती, दाइश भी उनसे खफा है जिनसे अमेरिका खफा है। और पिछले 2 से ढाई सालों में दाइश ने अपना बहुत ज़्यादा फोकस रूस की तरफ किया हुआ है और रूस ने कई मकामात पर पुतिन ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है अमेरिका बहादुर को कि अमेरिका इस रीजन में आता ही इसलिए कि पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ख़ुद तो निकल जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स छोड़ जाता है, उनको एम्बोल्डन कर जाता है, जो हमारे लिए फिर मसले का बायस बन जाते हैं और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो हमारे रीजन्स के करीब आ जाते हैं। अब देखें ना, अब अफ़गानिस्तान एक सेंटर है तो वहाँ से वो, अब ये दाइश की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान को भी तंग करते हैं, ईरान को भी तंग करते हैं, ऊपर फिर सेंट्रल एशिया, रूस, उनकी फिर इतनी रीच हो जाती है इराक और सीरिया में प्रेजेंस के साथ। तो ये एक जियोपॉलिटिकल बैटल भी है और नो डाउट जंगों में प्रॉक्सी ग्रुप्स भी होते हैं। हम सब ने देखा, अमेरिका ओपनली कहता था कि बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो ग्रुप्स काम कर रहे थे अमेरिका उनको सपोर्ट करता था। तो अब उनमें से कौन दाइश था कौन नहीं, अब ये तो बड़ी डिटेल्स की बातें हैं, लेकिन ये क्लियर है कि इन सब ने अपने अपने पसंद के प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट किया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता था गुड तालिबान बैड तालिबान का, कि जिनको पाकिस्तान की ज़रूरत होती थी, पाकिस्तान को जिनकी ज़रूरत होती थी, पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता था। और अमेरिका ये भी इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान उन ग्रुप्स को अपने मकसद के लिए यूज़ करता है, वो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज थी, और जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं टीटीपी, वो हैं बैड तालिबान। तो हर मुल्क के गुड तालिबान बैड तालिबान होते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका ने भी बड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए हैं, पाकिस्तान ने भी बनाए हैं, रशिया ने भी बनाए हैं, ईरान ने भी बनाए हैं। ईरान का तो सबसे ज़्यादा मशहूर है ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो इनके इराक और सीरिया में ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, और वो किसके दुश्मन है? वो दाइश के दुश्मन है, वो दाइश के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। ये कितनी मज़े की बात है, मतलब दाइश का ज़्यादा फोकस ही ये मुसलमान होते हैं। तो इस वक्त पुतिन जो दोबारा सदर बने हैं उनके लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो चुका है। पहले अमेरिका ने इन पर माशी पाबंदियां लगाने की कोशिश की और उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल सके, क्योंकि रशिया ने बहुत से कस्टमर्स ढूंढ लिए थे अपने तेल बेचने के लिए। और रूस यही कोशिश कर रहा है पुतिन के अंडर के हम एक अपना इमेज कायम रखें कि हम बड़ा खुशहाल मुल्क हैं। और ऑब्वियसली इस तरह के जो अटैक्स होते हैं पूरे आपकी जो कंट्री की आउटलुक है उसको एक नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं और एक नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने आता है। और इस चीज़ की पुतिन को बहुत ज़्यादा परवाह और फ़िक्र भी है, और डेफिनेटली पुतिन इसके पीछे तक जाएगा। वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा कि ये कहाँ से आए, इनको कहीं अमेरिका की सपोर्ट तो नहीं थी, इनको यूक्रेन की सपोर्ट नहीं थी, और ऑब्वियसली अगर अमेरिका की थी भी तो वो डायरेक्ट थोड़ी करते हैं,
उन्होंने हो सकता है, मतलब रूस का ये ख्याल है कि उन्होंने यूक्रेन के थ्रू करवाया है और वो यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि यूक्रेन इसको डिनाई कर रहे हैं और वो ताजिक नेशनल्स अपने आप को शो कराना चाहते थे, ताजिक नेशनलिटी हासिल करना चाहते थे उन हमलों के बाद, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट्स मिले हैं। क्योंकि ऐसे हमलों में पूरी वो तैयारी पहले से ही करके आते हैं ना कि कहाँ भागना है, किस मुल्क के पासपोर्ट्स होने चाहिए आपके पास। वैसे तो हमने इस तरह की तंजीमों का एक ये भी स्टाइल देखा है कि वो अपने आप को उड़ा लेते हैं दहशतगर्द हमलों में, लेकिन इन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से पूरा हमला एग्जीक्यूट किया और फिर भागने की कोशिश की, वो भी रेनो व्हीकल में। रेनो व्हीकल जो कि एक बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है और मॉस्को से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन की तरफ जाते हुए इनको पकड़ा गया है रूस की फोर्सेस की जानिब से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप चीज़ों को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। आपके हिसाब से इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है? रूस ये कह रहा है कि हमारा शक यूक्रेन पर जा रहा है। आपके ख्याल में ये यूक्रेन की कार्रवाई थी या अमेरिका बहादुर की या फिर किसी और सेंट्रल एशियन स्टेट की, या फिर ये दाइश का एक इंडिपेंडेंट फैसला था कि जी पुतिन को हमने डिस्टर्ब करना है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।